मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में हम लोग प्लियोट्रॉपी पढ़ लिए थे। आज हम लोग पॉलीजेनिक पढ़ लेंगे और उसके बाद बेसिक देख लेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वैसे तो देखो पॉलीजेनिक में जो इसका डिटेल में हम लोग आज लोग पढ़ेंगे, इसका जो डिटेल वाला पार्ट है एनसीईआरटी से हटा दिया, बट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ जाता है, डेट्स व्हाई मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली उसका एक पार्ट याद रखना है कि हमारे पास ग्राफ कैसा बनता है। तो ग्राफ बनता है हमारे पास बेल शेप का। कैसा बनता है? बेल शेप का। उसको मैं समझा दूंगा कैसे बनता है। लिखना ना लिखना वो ऑप्शनल है, जस्ट फॉर वो। और उसका फिनोटिपिक कई बार रेशियो भी आ जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बट उसको ऐसे रटने की जरूरत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉलीजेनिक, सबसे पहले समझते हैं हमारे पास पॉलीजेनिक का मतलब। पॉली का मतलब ढेर सारे, जेनिक का मतलब जीन। यानी ढेर सारे जीन मिलके एक सिंगल कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। इसके बहुत सारे बेस्ट एग्जांपल अवेलेबल है। फॉर एन एग्जांपल मान लो आवर स्किन टोन। हमारे स्किन टोन क्या होता है हमारे पास? आपने देखा होगा कोई ज्यादा गोरा होता है, कोई ज्यादा सांवला होता है, यानी एक ग्रेडियंट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कैसा होता है हमारे पास कि यहाँ पे जितने सारे जीन है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे जस्ट ये जीन का नाम एबीसी है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ए बी सी जीन है। कौन सा जीन है? ए बी सी। आप इसके अंदर देख रहे हो 3 जीन है, ए बी और सी, और सब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या थे? सब पेयर में रहते। हाउएवर दिस इज द नॉन मेंडेलियन, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था भाई? एक जीन एक ही कैरेक्टर को, बट यहाँ पे क्या हो गया? 3 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। ये बात क्लियर? कौन कौन सा है? ए बी और सी है। अब इसके फैक्टर्स देखोगे, यानी पेयर्स में होंगे तो क्या? ए ए बी बी सी सी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है कि जिसमें जितना ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जिसमें जितना ज्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, यानी डोमिनेंट फैक्टर होगा या डोमिनेंट अलील होगा, उतना ही ज्यादा वो डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। और जिसमें जितना कम रिसेसिव, जितना ज्यादा रिसेसिव होगा, उतना ही वो रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि एक तरह का एडिटिव फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको 10 रुपए है, तो एक एक के सिक्का को जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जितने ज्यादा डोमिनेंट अलील होगा, उतना ही वो कैरेक्टर क्या होगा? डोमिनेंट। और जितना ही कम होते जाएगा डोमिनेंट, वो किसके तरफ जाता है? रिसेसिव की तरफ। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे 6 के 6, यहाँ पे अगर एबीसी मान के चल रहे हैं, तो टोटल कितने अलील हो गए? 6। 6 के 6 रिसेसिव हो गया, तो वो पर्सन कैसा होगा? एल्बिनो। कैसा हो जाएगा? एल्बिनो। कैसा हो जाएगा हमारे पास? एल्बिनो। ये बात समझ में आया? कैसा हो जाएगा? एल्बिनो हो जाएगा। तो यही कुछ यहाँ पे बातें लिखा है। पहला मैंने आपको बताया ह्यूमन स्किन कलर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज द आपको ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट भी ऐसा तो फिक्स होता नहीं कि कुछ लंबे हैं कुछ छोटे हैं, इसमें भी ग्रेडियंट देखने को मिलता है। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे थे? या तो पी प्लांट क्या था? लंबे वाले या फिर छोटे वाले। बट यहाँ पे क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। यानी 3 बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना था। कौन कौन सा? एक ह्यूमन स्किन कलर हो गया, दूसरा ह्यूमन हाइट हो गया, और एक और होता है जो 1 सेकेंड अगेन से हटा दिया एनसीईआरटी में, दैट इज कर्नल कलर इन व्हीट। व्हीट का कलर वेरी करता है, येलोइश रेडिश से ग्रीनिश होता है। येलोइश रेडिश से ग्रीनिश होता है। जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वहां पे हम लोग देखेंगे। वहां मान लो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? आर। आर कितने थे हमारे पास? आर। और वो रिसेसिव क्या हो जाएगा हमारे पास? दैट इज स्मॉल आर। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या है, एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट एंड कर्नल कलर इन वेट। ठीक है। नेक्स्ट, इट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइन। ये आ जाता है कैसे? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले स्लाइड से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अभी मैंने 3 मेजर चीज बताया कि पॉलीजेनिक में क्या होता है? एडिटिव फीचर, यानी जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील उतना ही डोमिनेंट कैरेक्टर, जितना ही कम उतना ही रिसेसिव कैरेक्टर। दूसरा, यहाँ पे ग्रेडियंट देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ग्रेडियंट। एक फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, या फिर आपने देखा होगा क्रीम आता है फेयर लवली लाइक दैट, तो उसमें देखोगे ग्रेडियंट एक स्ट्रिप बनाया रहता है कि इतने दिन में इतना गोरा। वो बात की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझना है कि इस चीज पे, इस वाले फैक्टर पे, मल्टीपल एलिजिम वाले फैक्टर में स्पेशली अगर मैं बात करूं, हाइट और कलर की बात करूं, या व्हीट कलर की बात करूं, या ह्यूमन कलर की बात करूं, इस पे इन्वायरमेंट का भी फैक्टर होता है। अब देखते हो ना, जैसे जो जहाँ पे सनलाइट ज्यादा है वहां के डार्कर कम्प्लेक्शन होता है, जहाँ पे सनलाइट कम है वहां पे क्या होता है? लाइटर कम्प्लेक्शन होता है। तो यानी इस पे किसका फर्क डाल रहा है? इन्वायरमेंट भी फर्क डाल रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्टेटमेंट में आपको बताना है कि ये भी सही है। कैसा हो गया हमारे पास? influence of the environment. Phenotype reflection, the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive, it show gradient. मैंने बताया एडिटिव फीचर होता है और क्या शो करता है? ग्रेडियंट देखता है। एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर पूछ लेता है कौन कौन सा जीन है? एबीसी जीन है कंट्रोल ह्यूमन स्किन कलर।
अगर ABC डार्कर स्किन के लिए, स्मॉल ABC किसके लिए, लाइटर स्किन के लिए। अगर मैं इसका डायरेक्टली बात करूं, एलील पूरा देखें तो 6 क्या होगा, डार्केस्ट, सबसे लाइटेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, जब एक भी डोमिनेंट नहीं होगा, जब एक भी डोमिनेंट नहीं होगा। यहाँ तक एनसीईआरटी में दिया है। और अगर मैं इन दोनों का इंटरमीडिएट देख लें कि 3 डोमिनेंट है और 3 क्या है, रिसेसिव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरमीडिएट कलर। और सबसे ज्यादा नंबर इंटरमीडिएट कलर का ही होता है। मेंडल में भी हम लोग देखे थे, कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट जो करेक्टर आ रहा था बीच वाला, ऐसे डाइब्रिड वाला देखे थे डायगोनल में, वो क्या होता है हमारे पास सबसे ज्यादा, उस केस में इंटरमीडिएट कलर का नंबर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। अभी हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे तो जो मैं आपको बताऊंगा। यानी यहाँ पे क्या हो गया, सो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील डिटरमाइंस डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन। यानी कि हर एक अलील बताएगा कि स्किन टोन डार्क होगा या फिर लाइट होगा, डार्क हो गया या फिर क्या होगा, लाइट होगा। ये जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वैसे करना नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ट हो जाता है, ट्राई हाइब्रिड की तरह हो जाएगा। यहाँ पे 3 अलील देख रहे हो हमारे पास, ए बी, इस तरीके से हमारे पास बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल, बट हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसको हमको ज्यादा डिटरमाइन करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ इसमें एक चीज थोड़ा सा मैं कॉमनली यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ पाओ तो देखो, मैं समझा दे रहा हूँ, काफी इजी सा है। पॉसिबिलिटी क्या, अगर मैं जीनोटाइप बताऊं आपको, अगर मैं जीनोटाइप बताऊं इस चीज का, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि हमारे पास सभी के सभी डोमिनेंट हो, ऐसा कर सकते हैं ना, मान लो कि सभी के सभी क्या है हमारे पास, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा जीनोटाइप क्या पॉसिबिलिटी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, ये बात क्लियर, यही है। और ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने इंटरमीडिएट में मैंने बताया, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये भी हो सकता है। यानी ये 3 तो मैंने बता दिया, ये क्या है सबके सब डोमिनेंट, ये क्या है सबके सब 3+3 है, और ये क्या हमारे पास रिसेसिव है ऑल, ये क्या होगा रिसेसिव। बट अगर मैं ग्रेडियंट बनाऊं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, एक में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 डोमिनेंट हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, फिर क्या 4 हो सकता है, फिर कितना हो सकता है 3, फिर कितना 0, सॉरी, फिर कितना हो सकता है हमारे पास 2, फिर कितना हो सकता है 1, फिर कितना हो सकता है 0, यही हो सकता है मैक्सिमम। सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, डार्केस्ट, और सबसे ये कम होगा क्या होगा हमारे पास, लाइटेस्ट, क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइटेस्ट, ये बात क्लियर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आ जाता है हमारे पास, जब इसको हम लोग करेंगे तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:6:15:20:15:6:1। याद रखने का तरीका इजी है, मैंने बताया था इंटरमीडिएट का नंबर सबसे ज्यादा होता है, तो ये कितना हो गया रेशियो 15, कितना हो गया, सॉरी 20, कितना हो गया 20। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से इंटरमीडिएट कौन सा है, 3 वाला, अभी मैंने बताया था, ये कितना हो गया 20। ये देखो कितना इजी है, सारे के सारे डोमेन की पॉसिबिलिटी कितना है, देखो एक ही तो है, एक ही हो सकता है ना। अगर मैं 6 बोल रहा हूँ, 6 के 6 डोमिनेंट अलील बनाना है, तो एक क्या पॉसिबिलिटी है, यही तो है, इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो कितना हो गया हमारे पास 1, तो कितना बनेगा भाई 1, 0 की पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ 1, इसकी भी क्या पॉसिबिलिटी है 1, सारे के सारे रेसिसिव कितना हो सकता है 1। मैं इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि इसको करने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ज्यादा से ज्यादा ये आपको याद रख लेना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जस्ट मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं बोलूं कि 5 के 5 डोमिनेंस है, 5 के 5 क्या डोमिनेंट करेक्टर है, तो अगर मैं इसका जीनोटाइप बनाऊं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो 5 वाले को हम ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल, ये एक पॉसिबिलिटी है। 5 क्या होगा डोमिनेंट, एक क्या होगा रिसेसिव। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई, कैपिटल ए स्मॉल बी, पॉसिबिलिटी है, यही तो है। इसमें कितने कैरेक्टर है, 5 होने चाहिए, 5 है। तो इतने सारे सबके करने, इसके करने पड़ेंगे, इसके सबसे ज्यादा होंगे, इसके सबसे ज्यादा होंगे, इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास ये वाला बनता है, कितना बनेगा, दिस थिंग आज हैपन। बट इसमें फिनिटी भी देखो, याद रखने का तरीका कितना इजी है, 5 वाला कितना 1 हो गया, और ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 15, और इसको अपोजिट कर दो तो 2 का कितना हो गया हमारे पास, ये भी क्या हो गया 15, ये कितना हो गया 6, ये बात क्लियर। तो कितना आ गया 1:6:15, 20:15:6:1, तो ये याद कर लो,
उसका उल्टा लिख देना है हमारे पास। इंटरमीडिएट का नंबर क्या होता है, ज्यादा। और मैं पहले बता दूं, ये चीज को हटा दिया है तो बहुत ज्यादा इस पर जोर देने की जरूरत है नहीं। ये बात समझ में आ गया क्या? तो आपने क्या देखा, एडिटिव फीचर। अभी देखो कर्नल कलर को तो पूरा करके देख लेंगे, कर्नल कलर वाला तो पूरा करके देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो छोटा सा है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो ये देखो ह्यूमन स्किन कलर में आपको जो पिछला वाला स्लाइड था वो एनसीईआरटी में है, दिस स्लाइड एनसीईआरटी में नहीं है। जस्ट समझना था कि इसका जो ग्राफ कैसा बनता है, तो डंबल शेप बनता है। ग्राफ कैसा बनता है, डंबल शेप ग्राफ बनता है। कैसे बनेगा अभी हम लोग कर्नल कलर पे भी देख लेंगे और यहाँ पे भी ड्रॉ करके देख लेंगे। क्लियर हो गया पक्का? चलो, तो ये दिखाई दे रहा है ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है, डंबल शेप। अभी समझ में नहीं कैसे बना, समझ में आ रहा है क्या? नहीं? अभी देखो कितना इजी है, अभी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। ग्राफ के देखो कितना इजी है, इसमें जो भी लिखा है उसको भूल जाओ। अभी मैंने बताया था आपको, चलो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जो भी इसमें लिखा है उस चीज को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। ठीक है, आप बताओ फिनोटाइप कितना था, 1:6:15:20:, वेरी गुड। कितना था, 1, यही तो था। अब देखो इस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लो, पहले इसका वाला बना देता हूँ, उसके बाद देखो जस्ट सेम चीज है, यहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे सेम चीज को। वहां पे देखो दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, कर्नल कलर इन विट। दूसरा एग्जांपल क्या है, कर्नल कलर इन विट। इसको कौन कौन सा जीन गवर्न करना है, ए बी जीन। कौन सा कर रहा है, ए और बी जीन कर रहा है। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, बट तुम्हारी मर्जी, जस्ट ये हाइपोथेटिकल है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, ए बी। इससे क्या हो गया, इजी हो गया हमारे पास। यानी कर्नल कलर को कितने जीन कंट्रोल कर रहा है, 2। ये भी नहीं है, एनसीईआरटी में हटा दिया है, बट डिटेल में दिखा देता हूँ। ए बी जीन। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, F1 जनरेशन में क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ऑलवेज बन रहा है, देख ही रहे हो आप, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। अब इस चीज को देखो, अगर हम लोग F2 जनरेशन इसका करें तो किस तरीके से होगा, वही समझना था। मैंने क्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4। मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, 0। यही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मैं सब सारे के सारे डोमिनेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, डार्केस्ट। और डार्केस्ट क्या होता है, डार्क रेड होता है, मतलब डार्केस्ट रेड होगा। तो यहाँ पे कितना है, 1। इसका कितना आया भाई, 4। इसका कितना आया, 6। इसका कितना आया, 4। इसका कितना आया, 1। तो यहाँ पे देखो मैंने करके भी दिखा दिया, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ये डोमिनेट कर लो या फिर ये डोमिनेट कर लो। इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 1 में क्या हो सकता है, एक ही रिसेसिव करना है, या तो एक कर लो या फिर बी के कर लो। बाकी सब क्या है, रिसेसिव, एक ही डोमिनेट करना है। इसमें क्या, एक भी नहीं है, तो क्या हो गया, ब्लाइटेस्ट या व्हाइट। और एक्चुअल में क्या होता है, ग्रीनिश कलर का ये दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ग्रीनिश कलर का ये दिखाई देता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो, जैसे वो मैं बता रहा हूँ, तो कितने 1 2 3 4 5 6, ये मैक्सिमम क्या है, डोमिनेंस। मैक्सिमम क्या था, डोमिनेंट कलर। अब यहाँ पे देखोगे तो देखो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, देखो हाँ मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास, 6 हो सकता है। अब तुम बताओ, अगर मैं बात करूँ, उसमें थोड़ा सा नेमिंग गलत लिखा था, 0.1, इस वजह से वो इनकम्प्लीट सा था, ये 0 था। अब तुम बताओ सबसे ज्यादा डोमिनेंट 0 पे, बताओ 0 पे नंबर इसका कितना है, 1। तो ग्राफ मान लो 1 पे यहीं पे होगा। अब तुम बताओ 0 पे कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे देखो 2, दूसरा क्या हमारे पास, 2। ये क्या है, 3 4 5 6 है, ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इस 1 पे कितना है हमारे पास, 1 पे कितने आ रहे हैं, 4। तो 1 पे मान लो ऐसे ऐसे जाओगे तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। 2 पे कितने हैं, 2 पे देखो कितने हैं, 6। तो ये हो गया 6। नाउ 3 पे कितने हैं, 4। तो कितना हो गया, 4। और नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया ना। फिर यहाँ पे क्या हो गया, हाँ 4 पे कितने हैं हमारे पास, 1। तो 4 पे कितना हो गया हमारे पास, 1। तो सबको मिला दोगे तो क्या आ रहा है ग्राफ, बेल शेप। कैसे आ रहा है, बेल शेप। आपको ये आ रहा है, ये बनाने के लिए दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अल्टीमेट कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको याद रखना है भाई, क्या बेल शेप का कर्व आता है किसमें, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। चाहे वो ह्यूमन स्किन कलर हो, चाहे क्या हो हमारे पास कर्नल कलर इन वीट हो, चाहे कुछ भी हो, उस केस में आपको याद रखना कैसा आता है, बेल शेप आता है। कैसा आता है हमारे पास, बेल शेप आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बेल शेप कर्व देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है। चलो पक्का समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं अब।
यही था क्या हमारे पास, पॉलीजेनिक। ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना नहीं है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वजह से इवन ई फिनोटाइप भी बहुत कंपल्सन नहीं है याद रखना, इट्स अप टू यू, अगर आप याद रखना तो रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, बस ग्राफ का शेप याद कर लो और कोई बड़ी बात नहीं है। उसका क्या था हमारे पास, इसका देखो फिनोटाइपिक रेशियो तो और इजी है, 14641, ये दोनों तो याद ही रहेगा क्योंकि हमें पता है एक ये रहता है और एक क्या रहता है, ये रहता है। इंटरमीडिएट वाला सबसे ज्यादा होता था, बचा के फिर दो, ठीक है, 14641, और उसका क्या था 161520, फिर उल्टा कर दो 1561, ठीक है, तो वही चीज है। और यहाँ पे ये इजी था सब कुछ बताना, उसमें भी ऐसा करना पॉसिबल था लेकिन बहुत टेक टाइम्स लेता, सारी पॉसिबिलिटी आपको जीनोटाइप लिखना पड़ता, मैक्सिमम सिर्फ फिनोटाइप पूछ सकता है, जीनोटाइप आपसे नहीं पूछने वाला, ठीक है। हाँ, जीनोटाइप किससे पूछेगा, ऊपर वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और ज्यादा ज्यादा क्या पूछ सकता है, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में कितना होता है हमारे पास, 3 डोमिनेंट और 3 एलिज, मतलब 50-50। इस केस में कितना है हमारे पास, 3-3 हो जाएगा, 2-2 है, उस केस में कितना हो जाएगा, 3-3। चलो आगे चले, क्लियर हो गया ना, प्लियोट्रॉपी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं ये वाला एक पॉइंट है, सब जो अब मेंडल की कहानी खत्म होगी, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स भी पढ़ लिए। तो आपने देखा नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़े, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े, कोडोमिनेंस पढ़े, वेरी गुड, वो तो उसी का पार्ट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीजेनिक, दिस फोर आर द फोर कैसे थे हमारे पास, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब इसके बाद सोचो, मेंडल ने इतना सारा काम किया और मेंडल के वजह से आपने देखा कुछ ये भी जो मेंडल के रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे वो सब कुछ भी, उसके बाद में मेंडल क्या था, अनरिकॉग्नाइज, मेंडल क्या थे, अनरिकॉग्नाइज, यानी अनलकी समझ लो। इन 1900 1900 तक डायरेक्ट लाइन आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कितने ईस्वी तक लिख देगा, 2000 गलत, 1800 गलत, कितना 1900 तक मेंडल के वर्क को कोई रिकॉग्नाइज नहीं मिला, यानी कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिला इनको, जितना फेम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, कब तक, 1900 तक, ठीक है। अब उसके बाद इस 1900 के बाद आप यहाँ पे ध्यान से समझना क्यों नहीं मिला, तो पहला है कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, उस समय मल्टीमीडिया फोन्स, ज्यादा ज्यादा रेडियो थे, वो भी उतने एडेप्टेड नहीं थे, प्रिंट मीडिया भी लिमिटेड था, देर इज नो सोशल मीडिया, ये सब कुछ नहीं था, तो पब्लिश कहाँ करे, पब्लिश करने का सिर्फ यही था कि जो पत्रिका आती थी उसमें पब्लिश होता था, वो पहुंचता नहीं था, वो भी कुछ लोग ही खरीद पाते थे क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा, हिज मैथमेटिकल अप्रोच, गलती से किसी ने खरीद भी लिया तो उसे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, उन्होंने बाइनोमियल फॉर्मूलेज लगाए थे, मैंने जैसे करके दिखाया था, वो तो हम लोग यहाँ पे लिखे है ना, मेंडल ने कुछ नहीं लिखा था, डायरेक्टली मोनो हाइब्रिड से डाइहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड से ट्राइहाइब्रिड कुछ भी कर दे रहे, तो वैसे तो डाइहाइब्रिड थे किए थे, मैं वैसे बता रहा हूँ, यानी कि वो मैथमेटिकल अप्रोच जिसकी वजह से लोग पन्ना पलटते थे, बंद कर देते थे। जैसे आज भी देखोगे, आज प्रिंट मीडिया जो पेपर आप लोग देखते हो, बीच वाला पार्ट सबसे बढ़िया होता है, बीच वाला पार्ट पढ़ने वाला, जो संपादकीय अलग अलग लिखा रहता है, बट उसको कोई नहीं पढ़ता, आज भी उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ऊपर देख लेंगे, पीछे वाला पेज देंगे, खेल वाला पेज देंगे, हो गया नहीं, जबकि एक्चुअल न्यूज तो उसमें है, उसमें केस स्टडी रहता है, रियल जर्नलिज्म लिखा रहता है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कोई पढ़ता ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, यानी हिज मैथमेटिकल अप्रोच सारी दुनिया एक्सेप्ट नहीं की। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर्स एज स्टेबल एट डिस्क्रीट यूनिट कुड नॉट एक्सप्लेन द कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन द नेचर, जो मेंडल का कॉन्सेप्ट था फैक्टर्स का, जीन का, जो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डिस्क्रीट यूनिट होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि नेचर में जो वेरिएशन आ रहा है कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, फादर का मान लो व्हाइट ब्लैक है, मदर का ब्राउन है, तो कभी ब्राउन आ रहा है कभी व्हाइट आ रहा है, इस चीज को मेंडल जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो इसी चीज को जस्टिफिकेशन करने के लिए आगे जो थ्योरी आएगा वो आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्या आता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, नेक्स्ट है हमारे पास, ही कुड नॉट गिव फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, उनको ये भी नहीं पता था जीन होता क्या है, फैक्टर होता क्या है, जस्ट उन्होंने बताया कि ऐसा होता है, कोई भी उसका फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया, कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया, ऑल्दो ही इज करेक्ट, बट फिर भी उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाए, इसी वजह से लोग उनको ट्रस्ट नहीं कर पाए, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। बाद में ध्यान से समझना, इन 1900 3 साइंटिस्ट हैं और तीनों ने मेंडल की जो भी डिस्कवरी था उसको वापस से रीडिस्कवर किया, कुछ और काम नहीं किया है, मेंडल वाली चीज को एक तरह से फिजिकल प्रूफ के फॉर्म में दिया उन्होंने। कौन कौन से 3 साइंटिस्ट हैं पूछ लेता है, तो हमारे पास क्या है, ह्यूगो डिब्रिज, पूरा नाम नहीं है, कॉल्स कॉरेंस, ह्यूगो डिब्रिज, कॉल्स कॉरेंस, और ये तीसरा वाला नाम खतरनाक सा है, वॉन सेमाक, क्या बोलते हैं, वॉन सेमाक,
वैसे तो यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, बट क्या पढ़ते हैं, वन सेमाक, कॉलकॉरेंस एंड ह्यूगो डेवरीज कब इन 1900 रीडिस्कवर मेंडल्स रिजल्ट। यहाँ से भी सिर्फ स्टेटमेंटल क्वेश्चन आता है, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। एक स्टेटमेंट आ सकता है यहाँ से कि क्या रीजन थे जिसके वजह से हमारे पास क्या था, मेंडल अनरिकॉग्नाइज थे, दीज आर द रीजंस, और बाद में इनकी रीडिस्कवरी कितने साइंटिस्ट ने किया, 3। इंपॉर्टेंट कहाँ पे, जहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है कि तीनों एक साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे, तीनों इंडिपेंडेंटली किए थे। कैसे किए थे, तीनों इंडिपेंडेंटली, इवन इनका कंट्री भी अलग था। पहले कंट्री पूछ लेता था कि तीनों का कंट्री क्या क्या था। ये बात जैसे कि हमारे पास ह्यूगो डेवरीज नीदरलैंड से, कॉलकॉरेंस और सोनमार्क एक ऑस्ट्रिया से थे, ये बात एक जर्मनी से थे। ये क्या थे हमारे पास, नीदरलैंड, ये कहाँ पे, कॉरेंस कहाँ पे थे, नहीं जर्मनी, और सेमा कहाँ से थे हमारे पास, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। तो इट्स ऑप्शनल, अगर आपको यू कैन, आप कर सकते हो। ये कहाँ से था हमारे पास, एक तो नाम चेंज कर दिया ना, पता है तुम्हें नीदरलैंड का नाम क्या हो गया, हॉलैंड, ये बात क्लियर, तो कोई बात नहीं। ये कहाँ से थे, नीदरलैंड से। ये कहाँ से थे भाई, जर्मनी। ये कहाँ से थे, ऑस्ट्रिया, ठीक है। जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया, कई बार इसको हॉलैंड भी लिख देता है अलग अलग जगह पे क्योंकि नाम चेंज हो गया। तो ये आपको समझना था, कंट्री अभी भी ऑप्शनल है, बस याद रखना है रीडिस्कवरी किसने किया था, तो इन लोगों ने मिलके किया था। ये बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नाउ दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है हमारे पास, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसको समझते हैं, आज की क्लास में इसको बेसिक देख लेते हैं, फिर कल के क्लास में हम लोग इसका फिजिकल प्रूफ देखेंगे, ड्रोसोफिला का पूरा एक्सपेरिमेंट देखेंगे, वो थोड़ा सा समझाने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पे देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, तो आपको याद रखना सर्टेन एंड बायोरिक। किसने दिया था हमारे पास, सर्टेन एंड बायोरिक। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है नीट में, और याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा, सर्टेन एंड बायोरिक गिव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉजिकली देखोगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये कुछ नहीं है, आपने इसको 11th में पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है, 11th में, और अभी कुछ इसमें पढ़ा मेंडल की बातों में। ये बात क्लियर, आपको याद आ रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या बोला था कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ, रेसेसिव रेसेसिव के साथ, रेसेसिव डोमिनेंट के साथ, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। तो सर्टेन एंड बायोरिक ने बहुत कुछ नया काम नहीं किया, हालांकि इन दोनों चीज को कॉर्पोरेट करना भी, इनकॉर्पोरेट करना भी बड़ी बात है। ये बात क्लियर, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, तो इन्होंने दो चीज को मिक्सअप कर दिया, दो नॉलेज को। एक सेल डिवीजन का जो नॉलेज था, मियोसिस, क्योंकि हमें पता है मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, और उसी रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है हमारे पास, क्रॉसिंग ओवर, और वहां पे क्या बनते थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता था, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। उसकी नॉलेज को और मेंडल के नॉलेज को मिक्स करके एक थ्योरी दे दिया, दैट थ्योरी इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहला पॉइंट था, किसने दिया, तो सर्टेन एंड बायोरी ने दिया। किसने दिया हमारे पास, सर्टेन एंड बायोरी ने दिया। नेक्स्ट, they said that pairing separation of the pair of chromosome lead to segregation of pair of factors they carried। अब देखो इसको सिंपल समझते हैं कि भाई ये क्रोमोसोम के ऊपर ही फैक्टर्स पाया जाता है, और हमें पता है वो फैक्टर नहीं जीन होता है। क्या होता है हमारे पास, जीन होता है। तो मान लो अगर किसी क्रोमोसोम पे जीन पाया जा रहा है, अगर क्रोमोसोम ही अलग हो गया तो जीन भी तो अलग होगा, क्रोमोसोम ही सेपरेट कर गया तो जीन भी क्या होगा, सेपरेट होगा। तो उसके बाद से सर्टेन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, मैंने क्या बताया, सर्टेन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल। कौन सा क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन कहाँ पे होता है, सेल डिवीजन मियोसिस होता है ना, वही मैंने बताया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, बट नॉमिनल वे में बताया कि सेल डिवीजन में हमें पता है मियोसिस में होता है, और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। यानी कि सेल डिवीजन वाली बात, सर्टेन यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और क्या बोल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यानी आपको सिर्फ यहाँ से दो बातें जाननी थी। क्या क्या जाननी थी भाई, कि ये सेल डिवीजन का जो मियोसिस वाला रूल था, यानी कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, और मेंडल के प्रिंसिपल को ही ऐड करके, इनकॉर्पोरेट करके एक नया थ्योरी दे दिया, और उसी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी बताता क्या है, तो सिंपल, इसी क्रोमोसोम पे क्या पाया जाता है, जीन्स या फैक्टर पाए जाते हैं। पहला क्या हो गया, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, जस्ट फॉर डेफिनेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये किसके तरह काम करता है? व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी। यानी कि क्यों बोला व्हीकल ऑफ हेरिडिटी? क्योंकि हम लोग को पता है कि क्रोमोसोम ही कहाँ पे जाता है? नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। एक कहाँ से आता है? मदर से। एक कहाँ से आता है? फादर से। ये बात क्लियर? कहाँ पे जाता है? नेक्स्ट जनरेशन में। इसी वजह से क्रोमोसोम को क्या बोला भाई कि तुम क्या व्हीकल हो किसका? हेरिडिटी का। मैंने पहले भी बताया था जब जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम फॉर्म से होमोलोगस। ये है, ये चीज भी हमें पहले से पता है। फर्स्ट डे पे मैंने बताया था होमोलोगस क्या होता है और हेटेरोलोगस क्या होता है। यानी कि टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम क्या बनाता है? होमोलोगस पेयर। ये भी हमें पहले से पता है। नेक्स्ट, होमोलोगस पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये भी हमें पता है मियोसिस में कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान दो होमोलोगस पेयर में से एक क्या हो जाता है हमारे पास? अलग हो जाता है। एक क्या हो जाता है हमारे पास? अलग हो जाता है। पहले तो वो होमोलोगस टेट्राड बनाते हैं, बाइवैलेंट मियोसिस याद है। फिर उसके बाद बेचारे क्या कर जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। क्या कर जाते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रेगेट इंडिपेंडेंटली। ये भी हमें पहले पता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़े थे कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रेगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? क्रोमोसोम। और मेंडल के अकॉर्डिंग जीन्स को क्या बोलते हैं? फैक्टर्स। क्रोमोसोम, हेंस जीन्स एंड क्रोमोसोम सिमिलर बिहेवियर। इसी वजह से जीन्स और क्रोमोसोम कैसा बिहेवियर शो करते हैं? सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं। ये लाइन आ सकता है, व्हाई शो सिमिलर बिहेवियर? बिकॉज सिंपली आपको बताना है, यहां से इस लाइन से एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कौन सा वाला? एसर्शन, कि जीन्स एंड क्रोमोसोम शो सिमिलर बिहेवियर। तो रीजन क्या होगा? बिकॉज फैक्टर या जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। फैक्टर्स और जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। ये हमें मान लो कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक फादर से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है? मदर से आ रहा है। इन दोनों को हम लोग आपस में क्या बोलेंगे? होमोलोगस। ये दोनों आपस में क्या है? होमोलोगस। अगर, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, अगर तुमने इसको इधर कर दिया, मान लो इसको इसके साथ पेयर कर दिया और इसको इसके साथ पेयर कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? नॉन होमोलोगस। ये क्या हो जाएगा? नॉन होमोलोगस। और नॉन होमोलोगस में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है? क्रॉसिंग ओवर इन जनरल नहीं देखने को मिलता है। हाँ, डिसऑर्डर के केस में वहां पे भी क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल है, बट कभी भी स्टेटमेंट ऐसे आएगा तो आपको नहीं बताना है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो आपको याद रखना है क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है? होमोलोगस होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ये बात क्लियर? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये वाला टूट गया, मान लो इसको तोड़ दिया मैंने, यहाँ से ये टूट के यहाँ पे चला गया और ये वाला यहाँ से टूट के यहाँ पे चला गया। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। एक एंजाइम की हेल्प से होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज रिकॉम्बिनेज। कौन सा होता है हमारे पास? रिकॉम्बिनेज। आप सोच रहे हो मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीजें वहां पे है। 11th में आपको पढ़ना है सेल डिवीजन के मियोसिस में, और इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको रीजन समझ में आ गया होगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अगर आप एक लाइन में समझोगे तो बस ये समझना है कि मियोसिस वाले सारे रूल्स और मेंडल वाले दोनों को इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इन इनकॉर्पोरेशन से हमें दो चीज सिर्फ सीखने को मिला कि ये जो जीन होता है या फैक्टर होता है कहाँ पे पाया जाता है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन भी जस्ट लाइक जीन के सेग्रीगेशन के बराबर है, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्ट होता है। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्ट। ये क्या बताता है? डोमिनेंट डोमिनेंट, रिसेसिव रिसेसिव और रिसेसिव डोमिनेंट। एग्जैक्टली सेम। और एनसीईआरटी में दो बड़े बड़े पेज डायग्राम बनाए हैं। उस डायग्राम का बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, बट समझाने के लिए मैं आपको बता दूंगा उस डायग्राम को भी। डायरेक्टली वो डायग्राम इतना बड़ा है कि उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन, मतलब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाना भी टफ होता है एनटीए के लिए, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होता। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया नीट में, आपने देखा होगा कि लाइक 2 years से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। हालांकि आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट न के बराबर आ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम है कि डायग्राम टेक्स सो मच पेपर, बहुत ज्यादा पेपर लेता है, और इतना ज्यादा जो ऐसे वाले डायग्राम है बड़े बड़े, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पहले तो पूछता था स्मॉल करके, तो उसमें क्या होता है? एरर होता था। जब उसको ज्यादा शॉर्ट करता था पता ही नहीं चल रहा मार्किंग किया है कि नहीं किया और किसको किया है। ये बात क्लियर है? इसीलिए शायद हो सकता है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का नंबर कम कर दिया गया। बट ध्यान से उस डायग्राम को भी हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेज में डायग्राम बनाया एनसीईआरटी का, बहुत बहुत ही बेसिक है। उसका सिर्फ एक ही मोटिव बताया, पूरे डायग्राम का पता है क्या है? मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है, और दूसरा याद रखना, डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ जाता है, रिसेसिव रिसेसिव और रिसेसिव डोमिनेंट।
बस उस डायग्राम का इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, बट डायग्राम देखना जरूरी है। उसके बाद हम लोग कल के क्लास में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेंगे और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, ये लोग बता तो दिए सर्टेन बायोरी, बट ये लोग भी प्रूफ नहीं कर पाए, प्रूफ करने के लिए एक अलग साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टीएच मॉर्गन। क्या बोलते हैं इसको, उनका नाम क्या था, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन ने बहुत ही खतरनाक काम किया था। इन्होंने तो जस्ट बता दिया भाई कि डोमिनेंट डोमिनेंट के साथ रिसेसिव के साथ फैक्टर या जीन कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे। हमें कैसे पता चला, तो इसका जो फिजिकल प्रूफ था वो किसने दिया, टीएच मॉर्गन। यानी टीएच मॉर्गन प्रूव्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ लिंकेज। इसी वजह से लिंकेज को भी बोला जाता है, किसने दिया हमारे पास, टीएच मॉर्गन ने दिया। ये बात क्लियर है। लिंकेज कौन सा ऑर्गेनिज्म था, ड्रोसोफिला, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। आपने फ्रूट फ्लाई देखा है, सभी लोग देखे होंगे, बस पता नहीं है। बनाना देखो, बनाना, कोई भी फ्रूट पे छोटे छोटे काले काले नहीं आ जाते मक्खी, दैट इज द ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, या उसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। सब लोग देखे होते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि वो फ्रूट फ्लाई है। ये बात क्लियर। देखे हो ना, बहुत छोटे छोटे आ जाती है, येलो येलो, मतलब येलो पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए मैंने बनाना का एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ बनाना पे आते हैं, बनाने के अलावा एप्पल पे भी आ सकते हैं, ऑरेंज पे भी आ सकते हैं, बट इन जनरल बनाना पे बहुत ही सिग्निफिकेंटली फास्ट तरीके से आते हैं। और कल फिर हम पढ़ेंगे कि ये क्यों चूज किया हमारे पास टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को। क्यों, क्योंकि इजिली अवेलेबल है। अभी बनाना रखूंगा, अभी आ जाएंगे। तो इसको ग्रो करना इजी है, इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट होता है, और इसके अंदर तीन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने को मिलता है। उन तीन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का नाम याद रखना है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना सही है, ठीक है।